बेटा वेव में जो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है जो बच्चों को देखो कुछ टॉपिक तुम्हें अब तुम इतने मैच्योर हो चुके होगे कि ये समझ चुके हो कुछ टॉपिक को हमें 4-5 बार देखना पड़ेगा जैसे रोटेशन हो गया, फ्लूइड्स के कुछ सेक्शन हो गए। उसी तरह वेव उन टॉपिक्स में आता है कि जहाँ पे अगर कुछ क्रिटिकल पॉइंट को तुम 2-3 बार या अलग से पढ़ते हो, तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलो आज हम उसी एक टॉपिक को देखेंगे, जहाँ पे एक्चुअली में हम लोग हमारा एंड रिज़ल्ट क्या होगा, हम 2 वेव्स का एडिशन समझेंगे कि अगर 2 वेव एक साथ एक पॉइंट पे एक्ट करती है, तो होता क्या है भाई? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले। मैं हल्का-सा ब्रीफिंग देता हूँ क्योंकि मुझे पता है बेटा सब आप लोग थोड़ा-थोड़ा भूल चुके होंगे। 5 मिनट में मैं ब्रीफिंग खत्म करता हूँ बेटा। क्या आप सबको वेव की इक्वेशन याद है? नहीं भी तो कोई बात नहीं बेटा। बेटा वेव एक ऐसी चीज़ होती है जो 2 चीज़ों का फंक्शन होती है। अगर आप इसको ऐसे देख सकते हो इट्स अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, पोजीशन वर्सेस टाइम। क्योंकि जो थोड़ी देर पहले एनर्जी एक्स पॉइंट पे थी, अब वो एक्स प्लस 10 पे होगी, अगर वो पॉजिटिव एक्स पे जा रही है तो। तो टाइम से भी फ़र्क पड़ता है। ये जो है, ये एक डिस्प्लेसमेंट होता है, मीडियम का जनरली अगर स्ट्रिंग पे ले रहे हो तो। ये ऑसिलेशन रिप्रेज़ेंट करता है। तो वाई किसी पॉइंट एक्स की कहानी है कि एक्स के कितना ऊपर वाई उठा हुआ है किसी गिवन टाइम पे। तो आपको अच्छा ठीक हो बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी बात अच्छा हाँ, कुछ आपको जहाँ मैं लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ जाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। तो समरी के हिसाब से फर्स्ट चीज़ आपको डेफिनिशन या इक्वेशन ऑफ वेव पता होनी चाहिए। उसके तुरंत बाद बेटा आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता है, अगर हम किसी मीडियम में जहाँ स्पीड कम है, सपोज़ मैंने V2 बोला और यहाँ V1 बोला और ये बाउंड्री है, ये लॉ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बार-बार यूज़ होगा। अगर एक वेव आ रही है इस तरीके से, अगर मान लो V2 इज़ लेस देन V1 मतलब वेव की स्पीड बाउंड्री 2 में कम है और बाउंड्री 1 में ज़्यादा है, तो वेव बेटा पलट जाएगी। आई ऐसे थी, रिफ्लेक्टेड ऐसे जाएगी और अगर कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिटेड हमेशा ऐसे रहता है। बेटा देखो, अगर आपको ना ये डायग्राम भाषा अच्छा लग रहा है तो सीखो, बट इसी चीज़ को कहने के बहुत सारे एंगल होते हैं। मतलब हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड में पाई का फेज शिफ्ट आ जाता है। प्लीज़ बेटा ये सब बातों को ना हर एंगल से सुनना, क्योंकि देखो हो सकता है डायग्राम वाइज़ तो मेरी बात समझ गए, बट जब न्यूमेरिकल करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अगर एक साइन ग्राफ बना हुआ है और तुम चाहते हो कि ये हो जाए, उल्टा हो जाए, तो तब होता है जब तुम उसे पाई से शिफ्ट करते हो। इसलिए पाई का फेज फेज शिफ्ट लिखा। या तो तुम इसको लैम्ब्डा बाय 2 बोल सकते हो। अगर पाथ की बात कर रहे हो तो हम बोलेंगे पाथ के हिसाब से लैम्ब्डा बाय 2 का शिफ्ट आ जाता है। अगर हम पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं। और अगर फेज़ की बात करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे। और डायग्राम वाइज़ तो बेटा मैं आपको दिखा चुका। आपने ये देखा जो ट्रांसमिटेड वेव होती है उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा। ये सेम नेचर की होती है। बेटा यही सब चीज़ें आपका वेव ऑप्टिक्स में भी बेस बनाएँगी। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो ये आपका 12th भी डिफाइन करेगा। एक सेकंड केस होता है जब V1 V2 में V2 इक्वल और ग्रेटर होता है, मतलब सेम मीडियम भी मान लो। V1 ऐसा है, अगला मीडियम भी लगभग वैसा ही है, इक्वल टू लगा दिया इसीलिए। तब उस केस में बेटा ऐसा होता है, ट्रांसमिटेड पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेटा क्या आपको डायग्राम वाइज़ समझ आ गया? अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, इस पूरे सेक्शन की आप कोई हेडिंग डालना चाहोगे तो क्या डालोगे? बिना हेडिंग के जो नोट्स बनाते हैं बच्चे, वो जनरली उन नोट्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप सिंपली डालोगे रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया फॉर एनी वेव। ये किसी भी वेव के लिए ट्रू है जो आपको पढ़ाया गया ना बेटा, ये सेक्शन की हेडिंग ऐसे डाल लेना, रिफ्लेक्शन
ये बात समझ आई बेटा? क्या हम आगे बढ़े? जी सर। अब बेटा देखो, एक सिंपल सी बात पे आता हूँ। ऐसा सोचो कि हमने एक सिंगल वेव को देखा था। सिंगल वेव, हमने इक्वेशन ऑफ द वेव पढ़ने पे ध्यान दिया था। क्या आप लोग बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव जानते हो बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ ए वेव? अगर मान लो मैं आपको कोई स्ट्रिंग देता हूँ, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव। हमको कहाँ कहाँ जानना है वेलोसिटी ऑफ वेव? कितनी वेव है ही कोर्स में? एक स्ट्रिंग, रस्सी में। एक आ गई साउंड। और अगर एक ब्रॉडर पिक्चर के साथ चल रहे हो, एंट्रेंस को दिमाग में लेके चल रहे हो, तो आगे चल के लाइट आएगी या ईएम वेव बोल लेंगे। तो वेव की वेलोसिटी कैसे देखते हैं? बेटा वेव की वेलोसिटी आपको याद हो तो मीडियम डिसाइड करता है। अगर वैक्यूम होता है तो लाइट की वेलोसिटी c हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी मीडियम में रहते हो तो c/μ हो जाती है, अगर तुम्हें याद हो तो, वेयर म्यू इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम इसमें और जाएंगे बेटा डिटेल में, बट ऑप्टिक्स में। ये मैं बस मेमोरी जॉब कराने के लिए बता रहा था। अब ज़रा स्ट्रिंग में आओ बेटा। अगर कोई स्ट्रिंग टाइट है, बेटा देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन में आपको ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग थोड़ी सी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ए से बी तक ये स्ट्रिंग है, ये वाली। अगर मैं ये मास लटका दूंगा तो ही ये वाली रस्सी टाइट या टाउट होगी। जब ये टाइट होती है तभी इसके अंदर वेव प्रोपोगेट कर पाती है। और हमारे पास फॉर्मूला आता है, स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू t/। बेटा आपके कोर्स में ये फॉर्मूला एज इट इज है, टोटल कोर्स में, ऐसा नहीं नए वाले कोर्स के हिसाब से नहीं, टोटल बोल रहा हूँ। वेयर टी इज द टेंशन इन द रोप, म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोप। बेटा प्लीज साथ साथ नोट्स बनाते चलो, फ्यूचर पे मत छोड़ो बेटा। जब तुम्हारी आंख खुलेगी पता लगा टाइम ही नहीं है किसी चीज के लिए। लीनियर मास डेंसिटी, ऐसे सोचो मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ए से बी तक का मास m होता और लेंथ l होती, तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है सिंपली m/l। यहाँ तक नोट कर लिया बेटा? जी सर। और बेटा हमेशा वेलोसिटी ऑफ द वेव एक बंधन से बंधी होगी, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, लैम्डा इंटू एफ। ये बंधन कभी चेंज नहीं होगा, किसी भी वेव के लिए ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी, v इक्वल टू लैम्डा एफ। बेटा अब साउंड वेव की स्पीड पे आए। सर 1 मिनट नोट करना था। हाँ बेटा आराम से नोट करो, मुझे बोल दिया करो बेटा, मैं रुक जाऊंगा। यस सर, हो गया। हो गया बेटा? बेटा मैं मान के चल रहा हूँ ना कि आप लोग ना, पहली देखो बेटा कुछ चैप्टर सही में पहली बार में पूरे नहीं समझ आते, बट आप उसको जब 6 से 7 बार अलग अलग एंगल से, कभी न्यूमेरिकल के एंगल से, कभी वन टॉपिक एट ए टाइम लेते हुए, चलो आज वेलोसिटी ऑफ द वेव ही पढ़ते हैं, चलो आज इक्वेशन ऑफ द वेव ही पढ़ते हैं, तब वो चीज़ों में धीरे धीरे करके थोड़ा 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 अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट होती है। अब बेटा देखो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? हम लोग साउंड पे पहुंचेंगे।
और बेटा मुझे उम्मीद है कि तुम बेसिक फ़ॉर्मूला याद रखना शुरू करोगे। यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए बेसिक फ़ॉर्मूला क्या बना बेटा? ये वाला। याद हो जाएगा? मुश्किल नहीं है ना? बेटा ये फ़ॉर्मूला इतना सिंपल सा है कि टेंशन डिफ़ाइन करेगी स्पीड। यानी अगर मैं तुमसे पूछूँ कि बेटा एक सब कुछ कंडीशन सेम है, एक 20 केजी का ऑब्जेक्ट लटका है और एक कॉमन सेंस है, जैसे तुम उसको कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचा करो, और एक 40 केजी का सेम कंडीशन में ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, यहाँ से एक वेव जनरेट हो रही है, तो कौन सी वेव ऊपर जल्दी पहुंचेगी? तो तुम मेरी शायद बात समझ गए। तुमको ऐसे एनालाइज भी करना होता है ताकि मेमोरी परमानेंट बने कि नहीं सर 40 केजी का मतलब टेंशन ज़्यादा है, तो ये वेव ज़्यादा जल्दी जाएगी। बेटा बात समझ पा रहे हो ना? ये जो टेंशन है वायर में, वो mg के कारण ही तो आएगा। तो आपको उसको थोड़ा एनालाइज भी करना है, ऐसा नहीं सिर्फ फॉर्मूले तक रखना है। बेटा साउंड के लिए तुम ऐसे लिखो, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। बेटा ये फॉर्मूला लिखा आप लोगों ने, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे और फिर इसके अंदर हम सब हेडिंग बनाएंगे। आप सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को याद रखोगे, बल्क मॉडुलस बाई रो। बेटा रो हमारा डेंसिटी के लिए होता है बेटा। एक समझदार बच्चा थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा रखता है और वो समझदार हो जाता है। डेंसिटी, बल्क मॉडुलस। बेटा यहां तक आपको बात समझ आ रही है? अब बेटा साउंड थोड़ा नटखट होता है। साउंड थोड़ा वेव ऑन स्ट्रिंग कितना सिंपल था, सिर्फ टी और म्यू पे डिपेंड कर रहा था। अब साउंड के साथ बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। साउंड बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, बहुत सारे फैक्टर पे। टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी आ गई तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। अरे तुम पुरी के बीच पे जाके चिल्लाओगे तो आवाज़ तेजी से चलेगी, कि अंगुल में चिल्लाओगे तो आवाज़ तेजी से चलेगी। हमें ये सब फैक्टर सोचने पड़ते हैं बेटा। मेरी बात समझे? बेटा देखो, पढ़ाई को अपनी बोलचाल की भाषा में लाओ। बेटा मैं बता देता हूँ। लैम्डा बेटा वेवलेंथ होता है और एफ फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। एक बच्चा चैट पे पूछ रहा था, लैम्डा इज वेवलेंथ। अरे सिंपली बेटा ऐसे सोचो, कभी भी कोई वेव तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा ना, तो एक साइकिल का जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, वो लैम्डा कहलाएगा। और टाइम पीरियड, सपोज यहाँ से यहाँ एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड टी लगा, तो उसका उल्टा यानी 1 बाई टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब चलो हम लोग वापस आते हैं साउंड की स्पीड पे, थोड़ा इसको रिस्पेक्ट देनी है और देते हैं अलग से। हमारे पास मेन फॉर्मूला बन गया बल्क मॉडुलस बाई रो। अब तुम मुझे बताओ, बल्क मॉडुलस का तुमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? क्या किसी को याद है कि बल्क मॉडुलस हमने कैसे डिफाइन किया था? बेटा कोई भी मॉडुलस क्या था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर आप लोग को याद हो, तो कभी भी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लगाते थे, किसी वॉल्यूम पे प्रेशर डाल के हम उसे दबा रहे हैं और वॉल्यूम छोटा हो रहा है, वो वी से वी माइनस डेल्टा वी हो जा रहा है, तब हम लोग ये टर्म यूज करते थे। कोई वॉल्यूम प्रेशर के कारण दब जा रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक का चेंज इन प्रेशर डीपी आ गया, का मतलब पहले पी था और फिर दबाते दबाते और नीचे ले गए, तो वो प्रेशर डीपी आया, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बेटा यहाँ तक तुम लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत है? ये सिर्फ डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडल्स लिखी है। बेटा अपने आप को फिजिक्स में मजबूत करने के लिए सबसे पहले सारे डेफिनेशन और टर्म्स पे अटैक करो, कि जो भी तुम्हें कोई इंडेक्स में कोई टर्म दिखता है, मॉडुलस, मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या है? अगर हम वॉल्यूम वाइज सोचें तो बल्क मॉडुलस पिक्चर में आ जाता है। अच्छा मॉडुलस रिप्रेजेंट क्या करता है? वो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है मटेरियल की। अच्छा यानी किसी का बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा, मतलब वो आसानी से दबेगा नहीं। आपस में दोस्तों के साथ जो कन्वर्सेशन है, उनको पढ़ाई ओरिएंटेड करो। बेटा आप बंगाल इलेक्शन पे भी बात कर सकते हो और आप बल्क मॉडुलस पे भी बात कर सकते हो, सब चॉइस का खेल है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो क्या अंतर है वो देखते हैं। बेटा सबको पीवी इक्वल टू एनआरटी याद है गैस के लिए?
आइडियल गैस इक्वेशन? यस सर। गुड। अब अगर मान लो मैंने बोला आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल का मतलब बच्चा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। देखो बेटा, बच्चों को ना जिसको भी एंट्रेंस की राह पकड़नी है उसको मैक्सिमम थोड़ा सा पेशेंस रख के एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हो तो कहीं भी यार आपको लगेगा आप सही कर रहे हो, बट आप कभी भी जब समेटिव पेपर देते हो पूरे सिलेबस का तो हमेशा मार्क्स कम आएंगे। तो उससे बचने के लिए डरे बिना, अब देखो हमने इस चैप्टर में सोचो मैंने वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये लिखवाया, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने केटीजी में ये पढ़ा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आइसोथर्मल कंडीशन में पीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? जीरो। अगर अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ तो पी डीवी प्लस वी डी पी इक्वल टू जीरो। बेटा क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। फॉर आइसोथर्मल कंडीशन दिस मस्ट बी द फैक्ट। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो आई विल गेट पी इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी बी बाई वी। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा? और बेटा प्लीज़ एनसीईआरटी लेके बैठोगे ना तो आपको मेरी बात और बेहतर तरीके से समझ आएगी। अगर आप कभी भी एनसीईआरटी लेके बैठना शुरू करोगे पढ़ने के लिए तो आपको एक बात समझ आएगी कि मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाता जो कभी भी सिलेबस में नहीं आएंगी। मैं मैक्सिमम आपको वहाँ रखना चाहता हूँ जहाँ आपका बोर्ड लेके जाए आपको, और जहाँ आपका एंट्रेंस आपको लेके जाए। उससे बाहर ले जाना मेरा काम नहीं है बेटा, और ना ही मैं आपको बोलता हूँ उससे बाहर जाया करो। अच्छा बेटा, आप लोग का 11th में प्रैक्टिकल में वाइवा वाइवा हुआ था? यस सर। मान लो अच्छे से होता तो, मान लो कि आप आईआईटी के किसी लैब में बैठे होते और मैं आपसे बोलता कि ये कैसे मिला फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे बेटा? आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि कभी ये मत बोलो कि सर भगवान ने दिया, गॉड गिफ्टेड है, सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। आप ये बोलोगे कि एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि वेलोसिटी बल्क मॉडुलस और डेंसिटी पे डिपेंड करती है, फिर मैं डायमेंशन एनालिसिस लगाया और मेरा आंसर आ गया। बस फैक्टर नहीं पता चलता कि कांस्टेंट है, वो नहीं पता चलता, वो एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगता है कि 1 आया होगा। मेरी बात समझे बेटा? जी सर। तो अब मुझे बताओ, अगर आइसोथर्मल कंडीशन पे माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी इज नथिंग बट पी, तो ये तो बल्क मॉडुलस था ना। तो अब बताओ, फॉर आइसोथर्मल कंडीशन व्हाट इज द वेलोसिटी? फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस की जगह क्या लिखोगे? प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अब कॉमन सेंस से बताओ, आइसोथर्मल कंडीशन पे वेलोसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब रूट ओवर, आप समझ गए ये बात? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, ये वाला, बट वो उसी बच्चे के होंगे जिसको बेसिक फॉर्मूला पता हो। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अच्छा मान लो आइसोथर्मल कंडीशन नहीं होती, मैं आपको एडियाबेटिक कंडीशन बोलता हूँ, तो एडियाबेटिक एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है बेटा? कुछ कुछ तो याद किया होगा ना बेटा आप लोगों ने। अगर जिक्र भी हुआ है, क्लास अटेंड भी किया है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस पता होंगी कि सर जो आप बोल रहे हो हमें थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा एग्जैक्ट नहीं बट थोड़ा थोड़ा याद है कि सर ये आइसोथर्मल डील किया आपने, अब आप आ गए एडियाबेटिक पे। बेटा एडियाबेटिक में अगर मैं फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों तरफ तो मुझे मिलेगा पी को एज इट इज लिखा, मान लो बेटा मैं इतना मान के चल रहा हूँ सबको यूवी का डिफरेंशिएशन आता है। अगर मैं आपको यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन करने को बोलूँ तो सबको ये बात पता है, यू डी वी प्लस वी डी यू, ये बात सबको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ। अब मैं पी वी की पावर गामा को डिफरेंशिएट करने जाता हूँ, मैं पी को लिखता हूँ एज इट इज, और मैं वी की पावर गामा को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो वी की पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी प्लस, अब मैं वी की पावर गामा को कांस्टेंट लिखूंगा और पी को डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट डी पी। बेटा यहाँ तक तुम लोग को समझ आ रहा है? सर एक गामा बेटा p गामा, into gamma into v to the power gamma minus 1. बेटा दोबारा बोलो। So p into gamma into v to the power gamma minus 1 होगा। पी इंटू, हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गामा मिस कर दिया, सॉरी। यहाँ तक बेटा आप लोग लिख लो बेटा, लिखा आपने? बेटा मुझे पता है कुछ बच्चे ये तक भूले होंगे कि गामा होता क्या है,
तो बेटा थोड़ा सा टाइम दो, आप ना जैसे जैसे मिक्स्ड क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे आपको ये चीज़ें फिर से याद आने लग जाएंगी। लिख लिया बेटा यहाँ तक आपने? अच्छा बेटा इसमें से वही बल्क मॉडल डेरिवेशन पे ध्यान दो। ये निकाल के दिखाओ मुझे, माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी, ये निकालने की कोशिश करो, क्या निकलेगा मुझे बताओ ज़रा। इसमें से पहले वी की पावर गामा माइनस वन कॉमन ले लो, तो तुमको दिख जाएगा, ये बचेगा पी गामा, पी गामा, रुको मैं इसको थोड़ा सा साफ लिखता हूँ बेटा, पी गामा डी वी प्लस वी डी पी। क्या यहाँ तक तुम्हें मेरी बात समझ आई बेटा? अब v की पावर गामा माइनस वन तो जीरो हो नहीं सकता है, या बेटा आप जल्दी जल्दी नोट्स बना रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। पी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखो, डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे पी को कांस्टेंट लो, गामा वी की पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी, और दूसरा आ जाएगा बेटा, आप इसको कांस्टेंट लो और डीपी कर दो और जीरो कर दो। अब इसमें से वी की पावर गामा माइनस वन कॉमन ले लो, यू विल गेट पी गामा डी वी प्लस बेटा वी डी पी इक्वल टू जीरो। अब बेटा ये जीरो नहीं हो सकता, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो होता है तो किसी एक को जीरो होना एटलीस्ट पड़ता है, बट बेटा ये जीरो, हाँ बेटा गुड। बेटा आप लोग चैट पे हमेशा बात कर सकते हो, मैं थोड़ी देर में पक्का लेकिन आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब जैसे आप इसको जीरो करोगे आपको एक डेफिनेशन मिलेगी कि सर जब हमने थोड़ा दाएं बाएं ले गए तो हमको मिला माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी इक्वल टू गामा पी, जिसको हम लोग बल्क मॉडुलस कहेंगे। फॉर्मूला अभी भी वही है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था बेटा? सॉरी, स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी। तो अब हमारे एडियाबेटिक कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ द वेव आ गया गामा पी बाई। तो बेटा तुम जब नोट्स बनाओ ना डेरिवेशन पूरा समझो, पर आखिरी में जाके ना ऐसे नोट्स बना लेना, स्ट्रिंग के लिए v इक्वल टू टी बाई म्यू, साउंड वेव के लिए v इक्वल टू बी बाई रो। बट दो केसेस होंगे, एक आइसोथर्मल केस लेना है और एक एडियाबेटिक केस लेना है, एक बार गामा पी बाई रो आएगा और एक बार पी बाई रो आएगा। बेटा आप लोगों ने नोट किया? यस हाँ यस सर। बेटा, यस लेकिन सर। इसमें कुछ कमेंट करते चलो, मैं धीरे धीरे और एलोबरेट करते जाऊंगा, बट अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम इसको इस तरह से लिखो कि सर ये जो हमारी स्पीड थी v इक्वल टू बल्क मॉडुलस बाई रो, इसमें हमने पाया कि अगर हमने आइसोथर्म लिया, जैसा न्यूटन अंकल ने माना था, न्यूटन अंकल ने माना था कि हमें मानना चाहिए कि जब हम साउंड पढ़ रहे हैं तो आइसोथर्मल कंडीशन होती है, एक साउंड वेव जितनी देर में प्रोपोगेट करती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तब अगर आपसे कोई पूछे न्यूटन वाला फॉर्मूला या न्यूटन रिलेशन, तब आप ये वाला बोलोगे आइसोथर्मल वाला, यानी v इक्वल टू पी बाई। लेकिन अगर एडियाबेटिक कंडीशन मानी गई, ये लेप्लास एक काफी बड़े साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसका नाम लेप्लाशियन करेक्शन, अगर लेप्लाशियन करेक्शन वर्ड से याद रखोगे तो तुम समझ जाओगे कौन ज्यादा सही था। जब नेचर में कॉमन सेंस से सोचा गया तो साउंड को प्रोपेगेट करने में कोई बाहर से एनर्जी नहीं आती, तो उसे एडियाबेटिक कंडीशन ली जाती है। ये क्या प्रोसेस इतना क्विक होता है? वेरी गुड बेटा, मैं सबका चैट पढ़ता हूँ बेटा। तो आपको कुछ इस तरह से नोट्स में बनाना है, जब अपने फॉर्मूला नोट्स बनाओगे ना बेटा, तो आपका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्मूला नोट्स आपके ऐसे बनने चाहिए।
आई होप आप लोग लिख रहे होगे साथ में। और बेटा देखो, गलती ये हो गई सो हो गई 11th में। आप ना लेक्चर में ही बैठ के लेक्चर के नोट्स बनाओ, बहुत टाइम बच जाता है। रिवीजन के लिए बहुत टाइम चाहिए बेटा, 12th में 11th का रिवीजन करने के लिए, 12th को दोबारा पढ़ने के लिए, मतलब बहुत रिवीजन चाहिए बेटा। मतलब आपको ये सोचना है कि आप 3 लोगों से फाइट करोगे, एक 12th का नया सिलेबस, फिर एक 12th का रिवीजन और एक 11th का रिवीजन। 3 फैक्टर हैं जिनसे आपको संघर्ष करना है। तो आपका टाइम बहुत ब्यूटीफुली प्लान्ड होना चाहिए। बेटा ये बात आपको समझ आ गई? जी सर। जी सर। ठीक है बेटा। अब मैं आप लोग को थोड़ा-सा आगे लेके जाता हूँ। अच्छा बेटा एक चीज़ मुझे बताओ, गामा-वामा निकाल तो लोगे ना तुम लोग? थोड़ा बहुत केटीजी की फॉर्मूले याद है कि गामा भूल गए हो? गामा CP/CV है, बट आप इतना बेसिक फॉर्म में याद रख सकते हो कि मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है और डायटॉमिक के लिए क्या होता है? ये सब तो याद कर सकते हो, चाहे तो डिराइव कर लो बेटा। अब जिस फॉर्म में बोलोगे मैं याद करा दूंगा कि किसको, जैसे आप बेटा कितने बच्चों को, बेटा गामा का फॉर्मूला मोनोटॉमिक के लिए क्या होगा बेटा बताओ? सर 5/3। मोनोटॉमिक के लिए 5/3, वेरी गुड बेटा। अब मुझे डायटॉमिक के लिए बताओ। सर 7/5। वेरी गुड बेटा। तो हम लोग एयर को कौन सा लेंगे, मोनो या डाई? गुड बेटा। मैं सब चैट देख रहा हूँ बेटा, आई एम रियली हैप्पी, आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे हो। बेटा चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो इम्प्रोवाइज़ करो, एडप्ट करो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन वही होते हैं जो एडेप्टेशन को के लिए तैयार होते हैं। बेटा आप ये बताओ, एयर में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है, कौन सी गैस रहती है? वेरी गुड बेटा लक्ष्य, बताओ बेटा सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सी होती है एयर में? नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत तो याद होगा ना आपको। हाँ वेरी गुड बेटा। मैं रिव्यू मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूँ बेटा, वेरी गुड। तो हम एयर के लिए अगर नहीं देगा तो क्या लेंगे, 7/5 लेंगे ना बेटा? जी सर। बेटा प्लीज़ नोट्स रेडी रखो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। देखो बेटा मैं एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, मैं ये मान सकता हूँ कि किसी के लिए गामा CP/CV है, और जो बहुत तेज है जिसको जे एडवांस के न्यूमेरिकल लगाने हैं, उसके लिए ये भाई ऐसे हो सकता है कि सर एक काम करते हैं, एन CP डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे एन डेल्टा टी से नीचे भी कर देते हैं। और किसी को न्यूमेरिकल लगाते वक्त यही बात दिखेगी, सर ये तो एमसीपी डेल्टा टी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी हीट आई होगी, डेल्टा क्यू अपॉन एमसीवी डेल्टा टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सर। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। किसी के लिए सिंपल फॉर्मूला होगा, किसी के लिए वो कोई केस वाइज बहुत स्पेशल फॉर्मूला होगा। लेकिन जिसको सिंपल फॉर्मूला याद नहीं कि गामा से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन है, तो बेटा उसकी दिक्कत है। अगर आपको ये सब छोटी छोटी टर्म नहीं पता कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए 3 होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए बेटा हम लोग कितना लेंगे बेटा, समझ आ रहा है? तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक के फॉर्मूलेस को कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में। तेज वाला फॉर्मूला याद रहे ना रहे, और बेसिक वाला तो याद रखना ही पड़ेगा। बेटा हम आगे बढ़े। दो वेव्स के एडिशन को सिंपल भाषा में मैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स बोल सकता हूँ, या सिंपल एडिशन ऑफ टू वेव्स। बेटा सिंपली चलो आओ देखते हैं। यहाँ से थोड़ा नोट्स को मजबूत बनाना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ बेटा, आप मुझे बताना कि आपको समझ आया है कि नहीं। स्टार्ट करें। सबसे फंडामेंटल अप्रोच होती है जब हम ग्राफिकली देखते हैं कि दो वेव कैसे ऐड होती हैं। बेटा दो वेव ऐड होने का मतलब किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में एक पॉइंट पे दो एनर्जी पहुंच जाए, तो वो एनर्जी उस पॉइंट के साथ क्या करेंगे। मैं इससे सरल भाषा में नहीं समझा सकता बेटा, आप मुझे बस बोल देना कि आपको समझ आया कि नहीं। 4 - 2, ये समझो वेव 1 है, Y1।
सुपरपोजिशन का इतना मतलब है कि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं 2 वेव को मिलाऊँगा y1 और y2 को, तो क्या होगा? रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगी? बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है? पहली वेव मैंने बना दी, अब मैं दूसरी वेव बनाने जा रहा हूँ। ये y2 है, y1, y2। तो मैं पहले आपको ग्राफिकली समझाना चाह रहा था कि इट इज एज सिंपल एज एड डिस्प्लेसमेंट। ये कीवर्ड याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो बच्चों की तरह। वाई डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अब बताओ, पहले ये 4 है, इस पॉइंट तक ये 3 है, तो ये वाली वेव कैसे बनेगी? 7 बनेगी, जो रिजल्टेंट होगी। उसके बाद ये -2 और ये +3 है, तो ये झटके से डिप करेगी और कहाँ तक आ जाएगी? +1। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? मैंने सिंपली डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया है। क्या आपको ग्राफिकल मेथड समझ आया? ये साउंड वेव पे, लाइट वेव पे, सब पे लगेगा बेटा, सब पे लगेगा। हाँ, मैं समझाता हूँ बेटा। पहले मैंने देखा ये 4 है, y1 मुझे 4 मिला, ये मुझे 3 मिला, +3 बोल लो। जब मैं +4 और +3 को जोड़ रहा हूँ, तो मैंने +7 लिख दिया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? y is the resultant of these two waves, y1 and y2। अगली बार मैं जब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो ये -2 था। -2 और +3 को जोड़ूंगा, तो तुम बताओ बेटा, यहाँ पे -2 और +3 जोड़ा है, तो +1 ही तो आएगा। यहाँ पे +4 और +3 जोड़ा था। क्या यहाँ तक तुम्हारे बल्ब जल रहे हैं बेटा? आप लोग चैट पे भी बता सकते हो बेटा। हाँ, ठीक है। जिसको ग्राफिकल नहीं समझ आएगा, उसको कोई समझ नहीं आएगा। तो ग्राफ वाला काफ़ी सिंपल है, सबको समझ आना चाहिए बेटा। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। काश ज़िंदगी हमारी इतनी सिंपल होती, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता। पर बेटा लॉजिक यही है, एग्ज़ैक्ट लॉजिक यही है, ऐड डिस्प्लेसमेंट। बस प्लस और माइनस जोड़ते वक़्त थोड़ा अलजेब्रा का ख़्याल रख लेना, गलती नहीं होगी। इसीलिए मैंने दोनों, एक बार प्लस का भी एग्ज़ाम्पल लिया और एक बार प्लस और माइनस का भी। अब आते हैं दूसरे टाइप की वेव देखते हैं, जहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन लिखी हो। अच्छा, एक प्री रिक्विजिट समझते हो ना कि जो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं हर बच्चे से उम्मीद ज़रूर करता हूँ, बट मतलब ये मान के नहीं चलता कि बच्चे को पता ही होंगी बेटा, क्योंकि कुछ बायो वाले बच्चे भी रहते हैं। तो हम ये एज़्यूम नहीं कर सकते कि बच्चों को पता ही होगा। क्या बेटा आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, मुझे ये पहले से चाहिए, रुको इसको थोड़ा-सा क्लीन करते हैं। मुझको बस इतना चाहिए कि आपको इतना पता हो। एडिशन फ़ॉर्मूलेस पता होते हैं बेटा आपको, बेसिक वाले, ये वाले? इतना पता करके रखो, मैं और आप खुश रहेंगे वेव्स के हिसाब से। बेटा आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, यहाँ प्लस माइनस पे प्लस माइनस है और यहाँ प्लस माइनस पे माइनस प्लस है। ये याद रख लोगे? वेरी गुड बेटा। आप लोग चैट पे भी बता सकते हो बेटा। हाँ, गुड बेटा। सपोज़ मुझे इतनी रिक्वायरमेंट थी आप लोगों से मैथमेटिकली कि आपको ये पता होना चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं। पहले मेथड पे आते हैं। हेडिंग डालते हैं वेक्टर मेथड। ग्राफिकल मेथड हम सीख चुके थे, अब हम वेक्टर मेथड पे आते हैं सीखने के। बेटा ना आए तो प्लीज़ रोक देना मुझे। सपोज़ किसी ने बोला कि पहली वेव इस नेचर की है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव है ए की जगह बी ले लेते हैं, बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई। अब किसी ने बोला मुझे y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू निकालो।
नोट करते रहो बेटा, प्लीज नोट करो। तो y2 में a या b हो? बेटा बी बी y2 में बी ले लो। सिंपल भाषा है कि दो वेव हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, पर मुझे उसका रिजल्टेंट चाहिए। तुम सोचो ना, एक ही पॉइंट पे दो एनर्जी आ गई, एक y1 और y2। अब वो मीडियम के साथ बोल रही है नहीं मैं अपने हिसाब से तुमको ऊपर ले जाऊंगी, बोले नहीं मैं अपने हिसाब से तुमको नीचे ले जाऊंगी, तो मीडियम तो एक ही जगह जाएगा। दैट इज कंडीशन ऑफ y। सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स को मिलाना है भाई, और फिर क्या होता है उसको ऑब्जर्व करना है। बेटा लाइट में ना इसका नाम, सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, इंटरफेरेंस बोल देंगे, पर है वही सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ये पूरा 12th का एक टॉपिक बन जाएगा आपका। तो जो बच्चा आज नोट्स बना रहा है वो 12th में भी वेव ऑप्टिक्स में बोलेगा सर रिपीट ही तो हो रहा है, चेंज क्या हुआ है? मैं बोलूँगा हाँ बेटा कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम है। अब आते हैं बेटा, बेटा इस चीज को, इतने को एंगल को हम लोग फेज कहते हैं, इतना भाषा तो आप लोग को आती होगी ना बेटा। दिस इज कॉल्ड फेज। जो एंगल साइन के अंदर पुट करते हैं उसको फेज कहते हैं। जब तुम दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस देखते हो तो फाई का दिख रहा है बेटा। तो मैं इसको ना थोड़ा सा, इसको फेजर मेथड कहते हैं, सिंपली मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए इधर लिख लिया और बी को उससे फाई आगे रख देता हूँ बेटा। बेटा प्लीज मुझे बताना कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है कि नहीं। ये y2 है और ये y1 है, यहाँ तक साथ में हो? जी सर। अब मैं जानना चाहता हूँ मेरा y कैसा होगा। तो y का जो एम्पलीट्यूड आएगा इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट आ जाता है, ये y का एम्पलीट्यूड होगा, ये वाली चीज। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं मुझे बच्चों को बताना तो नहीं पड़ेगा, सारे बच्चे समझदार हैं। वो बोलेंगे कि सर हमने सीखा था अगर दो वेक्टर हैं सिंपली ए और बी और उनके बीच में एंगल फाई है तो एम्पलीट्यूड आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ये आ गया बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। वेव में कहानी चेंज नहीं होगी, यही होगा, बस तुम नोट्स सही से बनाना। यहां तक साथ में हो बेटा? हमको दो वेव को ऐड करना था तो रिजल्टेंट कुछ तो एम्पलीट्यूड निकलना चाहिए। ग्राफिकली तो मैंने तुमको बता दिया बेटा, 4 और 3 को जोड़ो 7 आ जाता है, -2 और +3 को जोड़ो 1 आ जाता है। लेकिन क्या अगर तुम्हें ऐसी इक्वेशन आ जाए तब तुम कैसे जोड़ोगे? बेटा यहां तक साथ में हो? जी अब ये एंगल कैसे निकालेंगे बेटा? सपोज इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, मैं क्लास 11th के पहला चैप्टर जो वेक्टर था ना उस पे ला रहा हूँ, ऐसी वर्मा खुली होगी या क्लास के नोट्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कहीं पे भी याद करो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा बताओ, याद आया बेटा? सर b sin phi by a plus b cos phi। हाँ बेटा, तो यहाँ पे भी वही है, तो मैं तो तुम्हें वेक्टर की रिवीजन करा रहा हूँ। यानी आज के बाद जब मैं अपना y लिखूंगा तो वो a से कितना आगे होना चाहिए? अल्फा आगे होना चाहिए ना। क्या तुमको ये भाषा ऐसे समझ आ रही है? जब बी फाई आगे था तो वाई जो मेरा रिजल्टेंट है वो ए से कितना आगे हुआ? अल्फा। तो एक बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है ये ग्राफ बोलना क्या चाहता है, वो तुरंत बोलेगा अच्छा सर एम्पलीट्यूड आ गया आर, लेट अस कॉल इट आर, और एंगल आ गया बीच में साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि ये ए से अल्फा आगे है एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझे? देखो बी इससे फाई आगे था, प्लस फाई हो रहा था, तो बी मैंने ए से फाई आगे बनाया था। बेटा ठंडे दिमाग से इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। तुम ना कितना भी गंदे न्यूमेरिकल लगाओगे कुछ भी करोगे आखिरी में पता चला तुम यही कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू वर डूइंग। अगर तुमने बहुत कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे पास आए कि सर मैंने वेव में सुपरपोजिशन लगा लिया, तो बेटा तुम कर यही रहे हो। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? जी सर। ठीक है, तो आई सपोज कि तुम लोगों ने वेक्टर मेथड सीखा जिसमें हम लोगों ने फेज डिफरेंस का यूज करते हुए सॉल्व किया। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं। बेटा मुझे रिभू की एक चीज़ समझ बहुत अच्छी लगती है कि वो बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है। वो पूछ रहा है कि सर अगर ए ऐसे होता और बी -5 होता तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो रिजल्टेंट आता मैग्नीट्यूड तो 5 पे ही डिपेंड करता।
बस तुम -5 वहां पे जैसे इस एंगल को माइनस अल्फा टाइप से लिख देते, तब r sin kx माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा हो जाता बेटा। गुड बेटा। बेटा हम आगे बढ़े। वेक्टर मेथड के बाद मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड पे आना चाहता हूँ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड। बेटा आप लोगों ने कभी जैसे आप लोग जब रिवीजन करने की पहुंचोगे ना, तो आपको समझ आया कि वेव्स एक्चुअली में दो टॉपिक थे, एक प्रोग्रेसिव वेव यानी जो जा रही है, जो कहीं जा रही है, जैसे मेरी आवाज आप तक जा रही है, प्रोग्रेसिव वेव, और एक होती है स्टैंडिंग वेव। व्हाट इज स्टैंडिंग वेव? पहला ये सवाल, स्टैंडिंग वेव क्या है, ये कैसे सुपरपोजिशन से रिलेटेड है? हमारा टॉपिक तो सुपरपोजिशन चल रहा था, दो वेव का मिलना। बेटा स्टैंडिंग वेव वो वेव होती है जब किसी रस्सी में एनर्जी ट्रैप हो जाती है। स्टैंडिंग वेव को समझने के लिए तुम ऐसे सोचो, बेटा तुम लोगों ने वो बीच में, मुझे तो नहीं पता बेटा, मेरे घर पे टीवी कभी नहीं रहा है, मतलब जब से मैं बाहर इंडिपेंडेंट हुआ हूँ, लेकिन तुम मोदी अंकल ने बीच में रामायण शुरू किया था, तुम्हें याद है बेटा? तुम लोगों ने देखा था किसी ने? यस सर। चलो लक्ष्य फिर बेटा संस्कारी हो गया होगा अब तक, घर में माते बोलता होगा। अच्छा बेटा सुनो, तो उसमें ऐसे दिखाते थे कि एक तीर यहाँ से जा रहा है, बेटा मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, आई एम सॉरी, और एक तीर यहाँ से जा रहा है। अरे एक तो ड्राइंग बेटा, किसी दिन मैं फ्री होऊंगा आप लोगों से ड्राइंग सीख लूंगा। ऐसे सोचना, एक वेव 1 ये है और एक वेव 2 ये है। अब इन दोनों को हम लोग आगे चल के युद्ध कराएंगे। बेटा एक सेकंड देना मुझे। अब ऐसा सोचो, जैसे रामायण देखते वक्त ये दोनों जब टकराने वाले होते थे, तो बेटा जिस पॉइंट पे मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखाते थे ना, ये तीर थोड़ी देर हवा में ही रहेंगे वहीं पे, और मैक्सिमम केसेस में वो यही दिखाते थे कि ये तीर यहाँ टकरा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लाइट निकल रही है ऐसे ऐसे, मतलब एनर्जी ट्रैप्ड देयर, ये एनर्जी मोशन में थी। दिस वाज ए प्रोग्रेसिव वेव, दिस वाज ए प्रोग्रेसिव वेव। हाउ वी क्रिएट स्टैंडिंग वेव? अगर कोई एक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और एक दूसरी वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, जब वो दोनों मिलती हैं बेटा, एनर्जी कहीं जा नहीं पाती। अगर वो दोनों एक जैसी हो, तो इक्वल हो, तो एनर्जी कहीं नहीं जा पाती है। तब बेचारी, ऐसे सोचो ना कि स्ट्रिंग टाइट थी, तुमने यहां से एक एनर्जी भेजी y1 और यहां से एक एनर्जी भेजी y2, अब वो कहीं जा नहीं रही, जैसे बीच में आने के बाद वो वहीं फंस जाती है, वो एक ही स्ट्रिंग अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करने लगती है, मतलब वो अपनी ही जगह पे। और ऐसा कई बार होता है जब बच्चे, छोटे बच्चे, जब एक वो रस्सी वाला गेम नहीं होता है, दोस्तों को बोलते हैं चलो रस्सी कूदो, अगर तुम लोगों ने बचपन में खेला हो, तो बीच में रस्सी झंझनाने लगती है ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। आपको ऐसे सोचना है कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन से आके मिले, बेटा अंतर यही है। सुपरपोजिशन वेव किसी भी दो वेव का मिलना था, स्टैंडिंग वेव में हम एक लेफ्ट साइड से लाते हैं, एक राइट हैंड साइड से, फिर दोनों की टक्कर होती है और एनर्जी वहीं ट्रैप्ड हो जाती है। वो एनर्जी अब कहीं मूव नहीं कर रही है। तुम सोचो मीडियम के हर पार्टिकल को उसने एसएचएम करा दिया, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एवरी पार्टिकल वैसे से वहीं पे वाइब्रेट कर रहा है। तो दिस ट्रैप्ड एनर्जी इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। ये एनर्जी अब प्रोग्रेसिव वेव नहीं शो कर रही है, ये एनर्जी वहीं फंस गई है, मीडियम को सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है। यानी एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी जब भी हम ये माने कि कोई एनर्जी का डिसिपेशन नहीं हो रहा है, आइडियल केस पूरा। बेटा क्या ये बात थोड़ी सी चमकी? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दो तरह से वेव लानी है, बच्चों की तरह सोच लो। समझ आया? सर अगर वेव्स अलग अलग मैग्नीट्यूड की होंगी तो बेटा आपके कोर्स में है नहीं, पर ऐड ऐसे ही करना, आपको सिखाया तो मैंने, ये सिखा तो दिया, ऐड कर लेना। बेटा आपके तर्कश में हर तीर होना चाहिए, पर आपको ये भी जानना चाहिए कि किस तीर का इस्तेमाल करना है, वही आएगा, आएगा यही देखना। मैंने बोला ना इक्वल वाला, दोनों y1 और y2 जुड़वा आएंगे, जुड़वा। आपके कोर्स में जब स्टैंडिंग वेव पढ़ाया जाता है, तो इन दोनों को लोग जुड़वा रखते हैं।
बोलते भी वही हैं कि भाई यही तुम ये सोचो, रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था ना, तो रिफ्लेक्शन ऐसे होता है बेटा, मैं तुमको बताता हूँ होता क्या है। तुम्हारे कोर्स में वो क्या बोलते हैं कि एक तुमने एक स्ट्रिंग पे एक वेव भेजी और यहाँ मजबूत सी एक दीवार थी। सुनना मेरी बात सुनना, ये तुमने स्ट्रिंग पे भेजी, जब यही वेव टकरा के वापस आ रही थी तभी तुमने एक और वेव भेज दी। अब तुम्हें मेरी बात शायद समझ आ जाए, y1 एंड y2 अब तो मिलेंगी दोनों जुड़वा बन के। मेरी बात समझे? इसका बिहेवियर कुछ वैसा ही होगा, हम नॉन डिसिपेटिंग समझते हैं पूरा, सिमिलर टाइप का। और फिर ये दोनों मिलेंगी तो क्या होगा, हमको ये जानना है। बात समझे बेटा? आगे बढ़े। अभी ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ से शुरू हुआ है। अगर एक बच्चा सिर्फ इतनी बात भी समझ लेना कि सर बोल रहे हैं कि दो अपोजिट डायरेक्शन से आती वेव मिलेंगी तो स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी, तो भी काम बन जाएगा। आओ देखते हैं। अब मैं तुमको एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, क्या सारे बच्चों को ये वाली क्वेश्चन याद हो गई या लिख ली है उन्होंने? जल्दी बताओ, लिख लिए बेटा? यस। अच्छा चलो, अब गलती क्या करते हैं बच्चे, मैं बता रहा हूँ। सपोज मैंने तुमसे बोला कि एक वेव जा रही है y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। बेटे किस डायरेक्शन में जाएगी जल्दी बताओ, प्लस एक्स या माइनस एक्स? आपको सिखाया है क्लास में, बताओ। कभी भी अगर दोनों, हाँ बेटा, अगर ये दोनों अपोजिट साइन से घिरे हुए हैं तो हमेशा वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी। तो तुम ये आइडेंटिफाई करना सीखे कि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ये वेव कहाँ जाएगी बेटा बताओ? दिस वेव विल गो इन विच फैशन बेटा बताओ, कहाँ जाएगी? -x। जब भी दोनों के बीच में सेम डायरेक्ट साइन हो, चाहे प्लस चाहे माइनस, ये माइनस तरफ जाती है। अब आपको ना फीलिंग समझनी है बेटा, फीलिंग कि सर ने सिखाया एक प्लस जा रही है एक माइनस एक्स जा रही है, तो ये दोनों मिलेंगी तो क्या होगा? अगर ये y1 है ये y2 है तो क्या होगा? दिस विल बी स्टैंडिंग वेव, दिस विल बी ए स्टैंडिंग वेव। बेटा आपको बात समझ आई? तो अब कितने बच्चे ऐसे हैं बेटा, अगर मैं y1 को y को y1 प्लस y2 लिख देता हूँ, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको जोड़ पाएंगे? बताओ, क्या तुम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी को जोड़ सकते हो बेटा, हाँ या ना? आई थिंक तुम कर सकते हो बेटा, बताओ ना जरा कितना है। साइन ए माइनस बी क्या लिखा था तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले, उसको यूज करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। और फिर मैं तुमको बताऊंगा बच्चे गलती क्या करते हैं या वो कैसे गलत इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। बताओ बेटा। बेटा प्लीज लिख लो, ये सारी चीजें आपको जब लिखवाई जा रही हैं तो पेन चलाना सीखो। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लिखो इसको। आइडेंटिफाई करो कि सर आपने इसको के एक्स बोला है, इसको ओमेगा टी बोला है। अब पुट करो कि सर पहला था साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, फिर माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, और फिर ए प्लस बी आएगा तो इसी में प्लस आ जाता बेटा। तो जब मैं ऐड करता दोनों को, जब मैं दोनों को ऐड करूँ तो ये वाला कट जाएगा, 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। हाँ बेटा गुड, मुझे चैट पे पूरा रिप्लाई मिल रहा है बेटा, मैं खुश हूँ बेटा कि बच्चे कॉपी पेन चला रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स, यानी इसको ऐड करने पे आई विल गेट 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब मैं तुमको समझाता हूँ कि हर शब्द क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर शब्द क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ बेटा गुड, वेरी गुड बेटा, सब बच्चे पेन चला रहे हैं, आई एम हैप्पी। यहाँ तक आके मुझे अजीब सी एनर्जी मिली कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो बना है। पर मैं बोलता हूँ कि यार ये है क्या, मुझे थोड़ा सा ना मैथ्स से हटके फिजिक्स में दिखे तो मजा है। ये तो मैथ्स हो गई प्यूरी, ये 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, सर कुछ दिखाई नहीं हवा में, विजुलाइज ही नहीं हुआ सर, आप क्या बोल गए? बेटा यहाँ तक तुमने नोट तो कर लिया ना? जी सर। अब मैं तुमको पिक्चर समझाता हूँ कि है क्या ये। बेटा मैं जानबूझ के कलर डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान देना। मैंने आपसे बोला एक वेव प्लस एक्स में जा रही थी और एक माइनस एक्स में।
मैं तुमसे बोलता हूँ चलो इस पॉइंट से सोर्स से जो दूरी होती है उसको x बोलते हैं। प्यार से आराम से देखना, जो स्टैंडिंग वेव बनी है ना, स्टैंडिंग वेव y, ये वाली, मैं ये बोल रहा हूँ कि x दूरी पे ये चीज उसका एम्पलीट्यूड बनेगी और cos ओमेगा t रिप्रेजेंट करता है SHM, यानी एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा x पे। दिस विल बिकम एम्पलीट्यूड एंड दिस विल बिकम cos ओमेगा t। यानी अच्छा मैं ऐसे समझाता हूँ, मैं तुमको एग्जांपल ले लेता हूँ, शायद तुम मेरी बात क्लिक कर जाए और शायद ना भी करे। फिर तुमको पता लग रहा है हर पॉइंट पे एम्पलीट्यूड ऑफ SHM विल बी डिफरेंट। देखो अगर मैं x बदल दूं तो एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही है, बेटा आराम से देख लेना, 2a sin kx, और cos ओमेगा t रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्टिंग में जब मैंने ऑब्जर्व किया तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन, यहाँ से, और फिर नीचे गया, +1 से नीचे गया, 0 पे आया, एंड फिर ऐसे ट्रैप्ड होके मोशन वो साइकिल चलती रही। बेटा हो सकता है तुमको मेरी बात धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाए। यानी हमने क्या देखा, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कहीं जाती नहीं है, वहीं उसको लगातार वाइब्रेट कराती है ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे वाइब्रेशन का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन फैशन में होगा। इसलिए स्टैंडिंग वेव में हमेशा साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी आएगा। तो अब बच्चा बोलता है अरे सर ने करा दिया, तो याद कर लेते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, और तुम ये वाली लिख के आ जाते हो। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ पाए? फिर आराम से सोचो मैंने क्या बोला। बेटा वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। अब हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट में SHM हो रहा होगा, इसलिए हमारी इक्वेशन, SHM की इक्वेशन याद है, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी बनती थी, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। बट एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? ये 2a sin kx। नहीं बेटा, स्कीपिंग ऑफ रोप कब स्टैंडिंग वेव बन जाता है? बेटा मुझे रिव्यू के क्वेश्चन बड़े अच्छे लग रहे हैं। स्कीपिंग ऑफ रोप कब स्टैंडिंग वेव बन जाता है? मान लो दो दोस्त हैं, उनको पता नहीं कि वो स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं, एक ने यहाँ से एनर्जी दे दी, एक ने यहाँ से एनर्जी दी, तो तुमको कई बार दिखता है कि ये झंझला रहा होता है, मतलब एक एक तरह से कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, तब वो स्टैंडिंग वेव है। हमेशा नहीं बेटा। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो बेटा, बट एक बात ना, भावनाओं को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझो। स्टैंडिंग वेव में देयर इज नो मोशन ऑफ एनर्जी, वी कांट से एनर्जी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और दैट डायरेक्शन, ये नहीं होता है। स्टैंडिंग वेव इज लाइक एवरी पार्टिकल इज डूइंग SHM, एवरी पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, दिस इज द ट्रैप्ड एनर्जी, SHM वाली एनर्जी, दिस इज द एनर्जी। बट हाउ कैन वी डिफाइन एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड ये छुपा हुआ है 2a sin kx, और वो x पे डिपेंड कर रहा है। देखो चेंज योर x, यू विल गेट ए डिफरेंट एम्पलीट्यूड। कॉस ओमेगा टी, सबके लिए कॉस ओमेगा टी, मतलब सब पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ, मतलब अगर मैंने तुमसे बोला कि एक ऐसे स्टैंडिंग वेव बनी है, बेटा एक तो मेरी ये तो स्टैंडिंग वेव की जगह आंख बन गई, पर भावनाओं को समझ लो। ऑल द पार्टिकल्स, पॉइंट P1 P2, all the particles, all the particles, they will go up together, they will come down together. That means though they are doing SHM, though they have different amplitude, but they are in same phase. All the particles are in same phase in standing wave. They go up together, they come together. और ये बात तुम जब cos ओमेगा टी को देखोगे तो समझ जाओगे। x डिफरेंट है तो 2a sin kx डिफरेंट आएगा, पर cos ओमेगा टी रिप्रेजेंट कि वो ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, दैट इज सेम फॉर ऑल। हाँ बेटा, अगर तुम एक झटका दोगे तब। अच्छा बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, कभी ना तुम लोग ना किताबों से बाहर आओ, एक दो दोस्त ना एक बड़ा सा स्लिंकी ले लो, स्लिंकी एक स्प्रिंग टाइप का होता है, किसी दिन हम लोग ये सब, तुम जिस दिन बोलोगे ना हम लोग ये सब काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक स्लिंकी ऐसा आता है, एक दोस्त यहाँ से एक झटके से पल्स भेजे, एक दोस्त यहाँ भेजे, तो तुमको बड़ा अजीब सा एक रिएक्शन दिखेगा बीच में, वो स्टैंडिंग वेव होगी। लेकिन दोनों को लगभग एक टाइप की, या तो फिर एक दोस्त वेट करे, एक ही दोस्त पल्स दे, दूसरा उसको स्टिफली पकड़ के रखे, जब ये पल्स पहली वाली पल्स लौट के आ रही होगी तब तुम दूसरी पल्स भेज दो,
जब ये दोनों मिलेंगे ना बेटा, दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडिंग वेव, और आपको दिखेगा कि वहीं पे एनर्जी ट्रैप्ड होके उसको एक कंसिस्टेंट ऑसिलेशन कराना चाहती है, मतलब लगातार ये ऑसिलेशन होता है बेटा। टेक्निकली एयर जब तक है तब तक ये ऑसिलेशन परमानेंट नहीं रहेगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होते रहेगा। लेकिन हम तो भाई आइडियल केस मानते हैं, फिजिक्स में हम 12th तक पढ़ाते पढ़ाते मानते हैं कि चीज़ें परमानेंट हैं। हम मानेंगे कि भाई जो स्टैंडिंग वेव बन रही है वो अनंत तक ऐसी ही रहेगी। जब हम इक्वेशन मानते हैं, हम डिसिपेटिंग फैक्टर को, जो एनर्जी खाते हैं, उनको हटा देते हैं, हवा नहीं है। बेटा मेरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या यहाँ तक तुम बेसिक क्वेश्चन समझ गए? थोड़ा सा, जरूरी नहीं है, अभी थोड़ा और टर्म ऐड करेंगे। अच्छा बेटा, कई बार तुम देखोगे ना कि दो दोस्त मिलके ना रस्सी के साथ ना, या जो स्किपिंग रोप्स होता है उसके साथ कुछ, पता नहीं दोनों तरफ से कुछ आतंक मचा रहे हैं, और तुमको वही स्किपिंग रोप्स का एक एंड ऐसे दिखा, एक एंड ऐसे दिखा, और फिर तुमको कुछ अजीब अजीब से छल्ले बनते दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे। बेटा ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है, लेकिन भावनाओं को समझ जाना। तुमको ऐसा कुछ दिखा स्ट्रक्चर, आपको दिखा होगा कि नहीं बेटा? कभी बचपन में खेला है, कुछ ऐसा दिखा है? वो जो नहीं, दो भी बन सकते हैं बेटा, तीन भी बन सकते हैं, कि किसी दोस्त ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया। अब ये मत बोलना बेटा कभी स्किपिंग रोप्स नहीं खेले या रस्सी लेके खेले नहीं हो तुम लोग। बेटा ये यहां तक साथ में हो? तो जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 होता है वो नोड कहलाते हैं। नोड कितने बने बेटा? ग्राफिकली भी समझो ना बेटा। देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन देके पूछूं कितने नोड हैं, तो आंसर आएगा सर गिनती में 1 2 सर 3 4, जहां जहां एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 है, कॉल्ड नोड। जहां जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा, अच्छे क्वेश्चन ये सब पूछेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। नोड का उल्टा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बेटा नोट कर रहे हो सब साथ में? जी सर। बड़ी मजेदार चीज है, देखना जब न्यूमेरिकल्स लगाओगे तब मजा आएगा। अब एक बच्चा समझदार है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, अच्छा सर ये एंटी नोड के समय साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन की एक्स विल बी 1 और नॉट 1 हो जाएगा। तो एंटी नोड का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 2a। जैसे यहाँ पे मान लो मिडल वाला होता, 2a हो जाता बेचारा, साइन की वैल्यू 1 हो जाती, साइन की एक्स की वैल्यू 1 हो जाती। मेरी बात समझे? साइन की एक्स कुछ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे क्या होगा, एक्स के चेंज से क्या होगा। कॉस ओमेगा टी सबके लिए सेम है बेटा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो तुम थोड़ा भावनाओं को समझो, और अभी हम थोड़ा और आगे आएंगे बेटा। अभी हम लोग ना वो एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे जो स्कूल में कराने चाहिए थे वेव्स के, जो कराए नहीं गए। बेटा यहाँ तक समझ आ गया तुम लोग को बेसिक एंटीनोड नोड किसको कहते हैं? जी सर। ठीक है बेटा, और याद रखना बेटा वो ये सारे सेम फेज में होते हैं, ये सब सेम फेज में है। मतलब ये रस्सी में तुम्हें एक बेटा थ्री, मतलब वैसे इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये सारे पॉइंट जाएंगे तो एक साथ सब ऊपर जाएंगे। अगर तुमको यहाँ से पिक्चर दिखी तो सब एक साथ ऊपर जा रहे होंगे, और जब आएंगे थोड़ी देर में तो सब एक साथ नीचे आएंगे, दे आर इन सेम फेज। अच्छा कभी 3 बना दिया, ये 1 2 3, कभी 2 बना दिया, ये क्या है, ये क्या है? इसके लिए भी तो कुछ टर्म होना चाहिए ना, इसके लिए भी हमें कोई टर्म डिफाइन करना चाहिए। तो थोड़ी देर में करते हैं बेटा। अच्छा पहले मेरे पास आओ और मुझे ये बताओ, क्या आप लोग को लगता है कि स्टैंडिंग वेव ये है? लेकिन टीचर की डेफिनेशन क्या थी? एक वेव लेफ्ट से आ रही है, एक राइट से आ रही है, तो क्या बेटा टेक्स्ट लगेगा अगर मैं y2 को ये इमेजिन कर लूँ? मुझे साफ साफ बताना, क्या y2 को हम लोग ऐसे नहीं मान सकते थे कि वो ओमेगा, जैसे ये जो kx माइनस ओमेगा टी पहला टर्म लिखा हुआ है ना बेटा, क्या हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं मान सकते कि जैसे एक kx माइनस ओमेगा टी है? अब मुझे पता है कि मुझे एक ऐसा चाहिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ,
माइनस ओमेगा टी और माइनस के एक्स। आपको अब शायद मेरी बात समझ आएगी। क्या ये हमारा y2 क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो यही बोला था ना कि एक प्लस एक्स जा रहा है और एक दूसरा माइनस एक्स, ये भी तो माइनस एक्स ही जाएगा। अगर दोनों के बीच में दोनों का साइन सेम है तो बेटा वो माइनस एक्स में जाता है। अगर दोनों का साइन अपोजिट है यानी के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दोनों जाते हैं हमारे प्लस एक्स। अब बताओ कितना बेटा, यानी सिंपल मैं तुम्हें बोलूं, स्टैंडिंग वेव का एक फॉर्मूला नहीं बनेगा। इट डिपेंड्स कि तुम दोनों वेव किस टाइप की ले रहे हो। मैंने इस बार बोला कि ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है और दूसरा है y2 इक्वल टू ए साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट? जल्दी बताओ। बेटा सिंपल एडिशन करो, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी टाइप का सोचो, बताओ क्या होगा? मैं करके दूं? मुझे चैट में आंसर भेजो या मुझसे करवा लो, लेकिन तुम करो तो बेहतर है। पहले वाले को लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए साइन ए माइनस बी है तो बेटा ए माइनस बी कैसा होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये वाला टर्म लिखा हुआ है, तुम्हें पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो अपने दिमाग में इसको ऐसे लिख लो, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। कॉन्फिडेंस में सब कुछ है बेटा, अब कॉन्फिडेंस में रहो, अब हमेशा सही करोगे। आपको ये मिला। अगला वाला टर्म आपके लिए हो जाएगा साइन ए प्लस बी, बस आगे माइनस लगा देना है, यानी ए के आगे माइनस लगा दो और ए प्लस बी लिख दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन ओमेगा। अब जरा इसको जोड़ के बताओ बेटा, ये प्लस है ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे मिल जाता है 2a एक नेगेटिव साइन कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। क्या बेटा यहां तक आप लोग साथ में हो? जी सर। वेरी गुड बेटा। अब बेटा मैं तुमको बस इतना समझा दूं कि माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई वेव है ना, अच्छा ये बताओ, ये वेव साइन ओमेगा टी है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2a कॉस के एक्स। मतलब अगर मैं एक्स से दूरी देख रहा हूँ तो मेरी जो वेव का, अगर मैं एक्स दूरी पे आया, सपोज मैं एक्स दूरी पे आया, तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी 2a कॉस के एक्स, एक्स दूरी पे। लेकिन माइनस साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट ये नीचे से शुरुआत करेगा। बेटा माइनस साइन का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे कुछ याद आया? साइन का उल्टा ही होगा ना बेटा। तो बस आप माइनस से शुरुआत करोगे। जब मैंने देखा तो यहाँ था, और ऑसिलेट फिर भी ऐसे ही करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? कभी याद मत करना कि स्टैंडिंग वेव की कोई एक इक्वेशन होती है। स्टैंडिंग वेव की वही इक्वेशन है कि सर y1 लेफ्ट से आ रहा है, y2 राइट से आ रहा है, और मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन पता है, मैं कर लूंगा सर। मेरी बात समझ गए बेटा? बेटा ग्राफ में अगर या कभी भी तुम्हें साइन या कॉस मिल जाए, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, तो वो एसएचएम तो कंफर्म है। और साइन और कॉस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टी इक्वल टू 0 पे तुम कहाँ थे? अगर प्लस साइन ओमेगा टी होता तो बस मैं यही बोलता, ये जो पार्टिकल है ना वो प्लस से स्टार्ट कर रहा है, यानी सॉरी 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 यहाँ से, सॉरी बेटा मैंने साइन बोल दिया ना, सॉरी सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करेगा बेटा, माई मिस्टेक। माइनस साइन ओमेगा टी ऐसे जाना चाहिए था, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था। मैं जल्दी जल्दी में माइनस यहाँ बोल के मैंने माइनस कॉसी का बोल दिया। मतलब अगर मेरा साइन ओमेगा टी माइनस साइन के साथ है तो
तो बेटा ये सोचो ना, माइनस साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, यानी एम्पलीट्यूड 0 से स्टार्ट होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी यही ग्राफ प्लस एक्स दूरी पे बस मुझे ऐसे स्टार्टिंग दिखता यहाँ से, पर उसकी भी ऑसिलेशन वही होनी चाहिए थी। बेटा मेरी बात समझ गए ना? साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस आपका t इक्वल टू 0 डिफाइन करेगा और 2a cos x उस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा SHM का। बेटा आपको बात समझ आ गई? जी सर। मुझे पता है बेटा ये सब चीजें पहली बार सुनने वाले बच्चे के सरदर्द कराएंगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यही सत्य है। तो सरदर्द झेल लो पर सत्य की तरफ बढ़ लो। आपको एक बात अच्छे से समझनी चाहिए कि भाई सर 2 वेव मिला दो। पहली बात आपने जो ये बात बोली यहीं से मुझे थोड़ी थोड़ी याद रहेगी। अब मेरे को उसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चन दो, मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करूंगा। मैं तुमको बोलता हूँ, तुम मुझे बताओ, अगर y1 इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है एंड y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, बेटा हम लोगों ने इससे पहले वाला कौन सा बनाया था, के एक्स वाला लिया था ना, तो तुम ये वाला ले लो, इसको ऐसे लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बताओ बेटा कौन सी वेव बनेगी, इन दोनों को जोड़ के मुझे एक स्टैंडिंग वेव बताओ कौन सी बनेगी। y इक्वल टू y1 प्लस y2 लेके मुझे स्टैंडिंग वेव बना के दिखाओ जल्दी से, क्या बनेगी? फास्ट बेटा फास्ट। बेटा खुद से करने की ताकत परमानेंट रहती है। सिंपली साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी वाइज ऐड करो। गुड बेटा, जिनकी पेन चल रही है चैट बॉक्स पे जो एक्टिव है वही जिंदा है बेटा। गुड बेटा, गुड बेटा, गुड, गुड बेटा, गुड। सबका सही है बेटा, सबका सही है, किसी ने अभी तक मुझे गलत आंसर नहीं भेजा है। मुझे आंसर आया 2a cos kx sin ओमेगा टी। अब बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, SHM, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस x, एट x, और ये SHM रिप्रेजेंट करता है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हमेशा SHM रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बेटा अब मुझे आराम से बताओ, क्या हर बार हमारी इक्वेशन सेम आई है क्या? ये हर बार हमारी इक्वेशन डिपेंड की है कि हमने y1 और y2 को क्या लिया है? आप देख पा रहे हो? तो मान लो बच्चे, दिक्कत क्या होती है, बच्चा, एक बच्चे ने एनसीईआरटी से पढ़ा तो बोलेगा नहीं सर मुझे स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन याद हो गई है। दूसरा बच्चा एस्योरमा से पढ़ेगा, अब उसने दो अलग ले ली y1 y2, तो बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे इक्वेशन याद हो गई है। तुम समझ जाओ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा यहाँ तक मजा आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा गेम की तरह करा दूं 15-20 मिनट में। देखो बच्चे जब बहुत दिमाग लगाते हैं उनको कुछ स्टैंडिंग वेव से बड़ी दिक्कत होती है भाई, लेकिन जैसे ही उनको बोलता हूँ बेटा चुपचाप से क्लास नोट से पढ़ो तो उनकी दिक्कत दूर हो जाती है। तुम 70 80 90 100 क्वेश्चन अनसॉल्व लगा के जो सीखोगे वही तुम अगले 15 मिनट में सीख लोगे अगर तुम सिर्फ एक एक शब्द पे ध्यान दो। बेटा चलो स्टार्ट करें। तुम सोचो कि मुझे स्टैंडिंग वेव की एप्लीकेशन पे लेके जाना है तुम्हें। मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ से वेव को फिक्स कर देता हूँ, मतलब एक स्ट्रिंग को दोनों तरफ से फिक्स करता हूँ। तो आप हेडिंग यही डालना, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ पॉइंट्स। अब ये करे तो करे क्या? एक बच्चे ने बोला सर मैं जब एक्सपेरिमेंट खेल रहा था, मैं खेल रहा था तो कुछ ऐसा ऑसिलेशन हुआ। एक बच्चा बोला नहीं नहीं सर, अब मैं जब खेलने गया तो मैंने कुछ ऐसे देखा सर। एक बच्चा बोला नहीं सर मैं जब खेल रहा था तो मुझे तो 3-3 बार दिखा सर। बेटा ड्राइंग गंदी है, भावनाओं को समझ जाना।
ठीक है, ये अच्छा है, बस मैंने ऐसे बना दिया है। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब सुनना बेटा, मेरी बात सुनना, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, बिल्कुल गांठ बांध के सुनना। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था v की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बताओ? हाँ या ना, याद आई? बेटा याद तो आया होगा कुछ कुछ। स्पीड ऑफ द वेव इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। अब थोड़ा सा ठंडे होके बताना मुझे, बिल्कुल अपनी ना आंखें और कान यहीं लगा के रखो। लैम्डा ये डिस्टेंस है, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, तुमको ये पूरा का पूरा लूप ऐसे नहीं दिख रहा कि ये लैम्डा बाई 2 होगा? ये सर, ये डिस्टेंस तो लैम्डा बाई 2 टाइप का दिख रहा है। ग्राफिकली तो तुम्हारी आंख समझ पा रही है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अच्छा, ये डिस्टेंस कैसा दिख रहा है बेटा? ऐसे बोले सर, कुछ डिस्टेंस वाइज तो लग रहा है ये भी लैम्डा बाई 2 है और ये भी लैम्डा बाई 2 है, तो ये तो लैम्डा हो जाएगा, हाँ या ना? और ये कैसा हो गया? क्या ये लैम्डा बाई 2 इंटू 3 नहीं हो गया? बस इतना बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। जी सर। Yes, sir. अब बेटा थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है, फोकस बढ़ाओ अपना। अब मुझसे किसी ने बोला कि यार ये एक बात तो समझ आ गई कि या तो लैम्डा बाई 2 होगा या तो एन लैम्डा बाई 2 होगा। एन लैम्डा बाई 2 वाली बात किसी को समझ आई? वेयर एन इक्वल टू 1, वेयर एन इक्वल टू 2, वेयर एन इक्वल टू 3। यहाँ तक तो समझ आ रहा है? आ रहा है बेटा? अच्छा, अगर मैं इसको लेंथ ऑफ द रोप बोलूं तो आप सीधे बोल दोगे ना, अरे सर फर्स्ट केस में L इक्वल टू लैम्डा बाई 2 था, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया सर? L इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोप इक्वल टू n इंटू लैम्डा बाई 2 इफ द रोप इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ तक साथ में हो? अलग अलग केसेस हैं पर हर बार ऐसा ही बनेगा, n लैम्डा बाई 2। हर बार लेंथ की वैल्यू n लैम्डा बाई 2 होगी। गुड बेटा। यानी अगर मैं कभी भी तुम्हारी तरफ आऊं और मैं तुमसे बोलूं फ्रीक्वेंसी निकालो, तो तुम मुझसे बोलेगा v बाई लैम्डा। सर v क्या है? अरे स्ट्रिंग है भाई, रस्सी ही तो है। सर t बाई म्यू रूट ओवर स्पीड ऑफ द वेव v t बाई म्यू। थोड़ी देर पहले पढ़ा था सर, स्ट्रिंग के अंदर यही खेलते हैं हम लोग, t बाई म्यू, वेर म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी इज टेंशन, और 1 बाई लैम्डा। अरे सर 1 बाई लैम्डा को मैं यहाँ लेते आता हूँ लैम्डा, ये मेरा बन जाएगा n बाई 2l। क्या यहाँ तक तुम लोग साथ में हो बेटा? प्लीज देख लो, आराम से सोच लो। 1 बाई लैम्डा की जगह मैंने n बाई 2l लिख दिया। तो किसी ने मुझे बोल दिया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया n अपॉन 2l इंटू स्पीड या टी बाई म्यू, जो आपको अच्छा लगे याद कर लो। तो ये कमिट टू मेमोरी करना स्टार्ट करो और फिर मुझे बताओ कुछ कुछ समझा? अब इसके ऊपर बातें करनी है थोड़ी देर, 5 मिनट। नोट किया बेटा? थोड़ा सा। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बस इतना समझो कि सर कोई ग्राफ देख के बता दे तो मजा आ जाए। देखो ना, ग्राफ से तुमने सीख लिया, तुम ग्राफ ही तो ऑब्जर्व किए और कुछ नहीं। फुल लेंथ को लैम्डा कहते हैं तो आधे को लैम्डा बाई 2 कहेंगे। पहला डायग्राम तो लैम्डा बाई 2 का दिख रहा था, दूसरा 2 लैम्डा बाई 2 थे, तीसरा 3 लैम्डा बाई 2 है। बेटा ऐसे नहीं करोगे ना तो तुमको न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। प्लीज थोड़ा सा ना इस पे फोकस बढ़ाओ अपना इस समय। यहाँ तक आए? अच्छा ये बताओ, एन की वैल्यू बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है? सर बढ़ रही है। बढ़ से बढ़ रही है। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको बोलेंगे टोन, फर्स्ट टोन, टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। ये सारे नाम नोट करो। अच्छा बेटा, ये एक और चीज बताओ,
देखो कई बार भाषाएं इशारों में बोली जाती है, वो तुमको ये नहीं बोलेगा एन इक्वल टोन, वो बोलेगा फंडामेंटल वाला केस है, फर्स्ट हार्मोनिक है, टोन है। या तो बेटा वो तुमको ये नहीं बोल सकता फ्रीक्वेंसी लोएस्ट थी, एक स्टैंडिंग वेव बनी जिसमें फ्रीक्वेंसी लोएस्ट थी, तो एन इक्वल टू 1 ही से तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा एक और चीज सोचते हैं, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि जैसे सर जब हमारी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी तो वेवलेंथ हाईएस्ट होगी कि नहीं। फर्स्ट वाले केस में सोचो ना बेटा वेवलेंथ कितनी आ रही है, हाईएस्ट वेवलेंथ आ रही है, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया 12/n। तो वो तुमको इशारों में बोल रहा है। फिजिक्स में यही तो दिक्कत है, भाषा में भी तुम्हें न्यूमेरिकल छुपा सकता है। वो बोल देगा फर्स्ट केस, वो n इक्वल टू 1 बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा लैम्डा हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट वेवलेंथ। तो कौन सा केस हुआ, फंडामेंटल वाला। ये बात समझ आई, नोट किया बेटा, लैम्डा हाईएस्ट। अब जो सेकंड वाला आता है उसको टोन की जगह फर्स्ट ओवरटोन, मतलब टोन के ऊपर वाला, यानी फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या तो सेकंड हार्मोनिक, और फिर तीसरे वाले को थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। बेटा ये बात समझ गए कि भाषा कैसे बन रही है, सेकंड ओवरटोन। बेटा यहां तक नोट हो गया। जी सर। ये बेटा बेसिक थ्योरी नोट्स हैं जिसके दम पे तुम हर एक क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन जैसे बोला जा रहा है वैसे ही अटैक करना पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि जब तुम मुझसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछोगे मैं एग्जैक्ट तुमको इसी पन्ने पे वापस लेके आऊंगा और बोलूंगा देखो मैंने इतना लिया है, मैंने एग्जैक्टली ये लाइन यूज की है। अब बेटा देखो बात यही है ना कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है ना तो वो तुम्हारी इमेजिनेशन का गुलाम है। जब वो क्वेश्चन फॉर्म में देगा तो वो बोलेगा एक ट्यूनिंग फोर्क से एक स्ट्रिंग को बांध दिया गया जो एक दीवार पे है, तो ये तुम कौन सा केस ले रहे हो बताओ। सोर्स चाहिए ना एनर्जी देने के लिए, ये सोर्स बना, बट ये कौन सा केस है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। मेरी बात समझे। बेटा देखो फिजिक्स थोड़ा सा चंचल होता है, वो बच्चे को मैथ प्लस इमेजिनेशन की तरफ लेके जाता है। मैंने दो ऐसे ना ट्रायंगुलर प्रिज्म रख दिए, बिल्कुल सिंपल सा केस है, ऐसे सोचो कुछ ऐसे रखा हुआ है। बेटा भावनाओं को समझना, मैं बता रहा हूँ कि क्यों कुछ बच्चे थ्योरी तो पढ़ लेते हैं पर न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो अगला स्टेप होता है ना कि न्यूमेरिकल्स को ऑब्जर्व करके सर की पढ़ाई थ्योरी वहां खोजना, वो नहीं करेंगे। अब ये दो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मैंने बोला इससे तुम mg से टेंशन निकाल सकते हो इसके अंदर, सही बात है बेटा। पर मान लो मैंने बोला ए और बी के बीच में एक वेव बन रही है, स्टैंडिंग वेव बन रही है, लेकिन लेकिन बेटा तुमको नहीं लगता अगर मैं लेंथ को वेरी कराऊं, बी को अगर मूव कराऊं, इस बी को मूव करूं दाएं बाएं, तो लेंथ चेंज हो जाएगी। मेरी बात समझे। तब ये दो पॉइंट के बीच में हम बोलते हैं वे स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ हैंड, मतलब ये बोथ हैंड के बीच में बात हो जाएगी और लेंथ वेरी कर गई। अच्छा ये बताओ लेंथ अगर बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी या बढ़ेगी, मेरी बात समझे। अब कुछ लोग इतने, बेटा देखो मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आती है कि बच्चा इसमें भी जब एनसीईआरटी खोलेगा ना तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है n/2l/v, यानी t/μ, वो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, फिर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√μ, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l। क्यों ये सब कर रहे हो भाई, ये समझ जाओ ना, मेरी बात समझे। अगर तुम्हें ये याद है तो मैं झटके से बोल दूंगा इस मास को मैंने डबल कर दिया, अरे डबल कर दिया तो क्या डबल हो गया, टेंशन डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स बढ़ जाएगी। बात समझे। यस सर। कहीं ना कहीं तुमको वो सत्य खोजना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हें ये सब पढ़ाया जा रहा है, और वो इमेजिनेशन के साथ ही आएगा बेटा।
जब तक अनसॉल्व्ड का तड़का नहीं लगाओगे, इमेजिनेशन की पावर डेवलप नहीं होती है। अब चलो दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में आता है व्हेन स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड। हेडिंग डालो, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड। तो कैसे केस दे सकते हैं? वो बोलेगा अरे भाई एक धागा था ऐसे ही लटका हुआ था, एक तरफ से वो ट्यूनिंग फोर्क से बस उसको बांध दिया गया, या एक स्ट्रीट लाइट देख रहे थे, वो ऐसे लटकी हुई थी स्ट्रीट लाइट। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक जगह पे फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, तो तुम देख सकते हो ऐसे वाइब्रेट भी कर सकता है, ऐसे भी तो ऑसिलेट कर सकता है बेटा। बात समझ पा रहे हो? स्टैंडिंग वेव यहाँ भी बन सकती है। थोड़ा सा ना भावनाओं को अच्छी तरह से इमेजिनेशन का तड़का लगाओ। देखो स्टैंडिंग वेव अगर ये यहीं पे वाइब्रेट करी लगातार, तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। अब कैसे कैसे डायग्राम बन सकते हैं, मैं तुमको चाहो तो ऐसे बता देता हूँ कि डायरेक्टली तुम ऐसा सोचो। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, एक तो रुको रुको रुको। एक तो बेटा पता नहीं मुझसे अच्छी ड्राइंग कब बनेगी, पर बहुत साल से कोशिश कर रहा हूँ, शायद 8-10 साल में ड्राइंग आ जाएगी। यहाँ तक सीखे? इसको बोलूंगा n इक्वल टू 1, इसको बोलूंगा n इक्वल टू 2, इसको बोलूंगा n इक्वल टू 3। अब आप बोलोगे सर ये बार बार ये क्या है, हवा में ऐसे 3 क्यों नहीं कर देते? एक बच्चे के मन में ख्याल आएगा सर ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे ही क्यों, वाई दिस, ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है। हम हर बार ये वाले केसेस क्यों ले रहे हैं सर, ये वाले की आखिरी में क्यों एंटी नोड है भाई? सर आपने इस लास्ट पॉइंट पे, ये एक्चुअली में तो रोप ही है ना बेटा, ये जो तुमको वाइब्रेट करती चीजें दिख रही हैं वो टेक्निकली बस ऐसी एक रोप है, जो तुमको डायग्राम में डरा रहा है वो बस एक रोप है, जिसमें पता नहीं तुम्हें ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये कुछ ऐसे ऐसे है और फिर आखिरी में ऐसे ऐसे। तो वाई दिस कांट बी ए नोड, वाई ऑलवेज आई एम टेकिंग दिस एज ए एंटी नोड, हाइएस्ट एम्पलीट्यूड क्यों ले रहा हूं मैं? बेटा आपके मन में ख्याल आ रहे हैं कि मैं बताऊं? बताऊं? बताऊं बेटा? अच्छा आपने कोई बहुत बढ़िया पुल डिजाइन किया या कुछ ब्रिज डिजाइन किया या स्ट्रीट लैम्प डिजाइन किया, और आप देख रहे हो कि एक आंधी आई और ये टूट गया, इतना वाइब्रेट हुआ कि ये टूट गया। बेटा एक्चुअली में आपको स्टैंडिंग वेव का स्पेशल केस कराया जाता है जब परफेक्टली रेजोनेंस होता है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाले केसेस ये वाले। बेटा यहाँ से ये एंड बंधा हुआ है तो ये कभी भी हमेशा एंटी नोड ही रहेगा, लेकिन जो एंड ओपन है वो ही एंटी नोड बनेगा बेटा। वो नोड कैसे बन सकता है? जो ओपन एंड है वही तो ऑसिलेट करेगा। ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे। अब दोबारा आ जाओ बिना डरे, एल यहाँ पे ऐसे है, डरना नहीं और आराम से इमेजिनेशन का थोड़ा सा तड़का लगाओ कि सर लेंथ ऑफ द रोप इतनी है, बस फिक्स्ड वन एंड से फिक्स है बस ये। और तीसरे वाले केस में ऐसे ऐसे फिर ऐसे, एल इतनी है और हर बार लेंथ इतनी ही लेनी है, लेंथ इतनी ही लेनी है, बस ऑसिलेशन देख रहे हैं उसका। आखिरी में उसको फ्री ही रखना है, आखिरी में एंटीनोड ही बनना चाहिए बेटा। बेटा बता रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा एक चीज़ सिंपली बताओ, अगर तुमने कभी भी कोई स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे स्ट्रीट लाइट तुम डिज़ाइन कर रहे हो, तो तुम क्या चाहोगे? क्या ये ऑसिलेशन हो, ऐसा ऑसिलेट करे, हाँ या ना बोलो बस, मैं समझा दूंगा क्यों तुम्हें
ये पढ़ रहे हो, क्या तुम चाहोगे ये वाली लेंथ चुनो जिस पे हाईएस्ट ऑसिलेशन होगी? आंसर है ना, हम ये वाली लेंथ कुछ और रख देंगे। अगर ये ऐसे ऑसिलेट हुआ तो एक आंधी इसको उखाड़ के फेंक देगी। हम बस यही नहीं बनाते हैं, हम रियलिटी में पढ़ते इसको हैं, फिर ऐसा स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं करते हैं जिसमें आखिरी पोर्शन एंटी नोड बने। मेरी बात आपको थोड़ी सी समझ आई? हम पढ़ भले ही ये रहे हैं, बट हमें यही नहीं करना है। ऐसा लेंथ नहीं रखना है कि जिससे ये फुल्ली ऑसिलेट करने लगे, और अगर बना वहां एंटी नोड तो बेटा वो टूटेगा ही टूटेगा। ये जर्क झेल नहीं पाएगा ये पॉइंट, और ये टूट जाएगा। स्टार्ट करें बेटा? बेटा अगर आपको बेसिक वेव का थोड़ा सा ज्ञान समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, ऐसे फीलिंग लेके कि इतना पोर्शन कितना होगा, लैम्डा बाई कितना होगा ये? क्या ये लैम्डा बाई 4 दिख रहा है तुम लोग को? अगर पूरी लेंथ लैम्डा है तो ये लैम्डा बाई 4 ही होगा ना। तो फर्स्ट केस में एल कितना मिला? लैम्डा बाई 4। सेकेंड केस में एल कितना मिला? आराम से बताओ बेटा, कोई जल्दी नहीं है। क्या यहाँ तक तुम लोग साथ में हो? दिख पा रहा है? जी सर। यस सर। कोई मन में ख्याल आ रहा है ना तो पूछ लो बेटा। जैसे लक्ष्य ने पूछा तो मैंने उसको ये समझाया कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल आता है ना, मजबूरी है कि मुझे तुम्हें क्लास में वही लिखाना पड़ेगा जिससे एंट्रेंस और बोर्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व हो, जिससे तुम्हारे दिमाग क्लिक करे। लेकिन अगर तुम्हें डिटेल में पूछना है तुम पूछ सकते हो। मतलब क्लास को टू द पॉइंट रखने के लिए हम लोगों को कई बार बहुत सारी ऑब्वियस चीज़ें नेगलेक्ट करनी पड़ती हैं कि बच्चे को ख्याल क्यों आया कि सर यही क्यों आपने उठाया है। अरे बेटा ये इसीलिए उठाया है ताकि हमें ऐसी लेंथ को डिस्कार्ड कर दें जहां ये उठे। अब बताओ अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगी? फिर से बताओ। स्पीड बाई लैम्डा आएगी? आएगी ना बेटा? अब फिर से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आप बताओ मुझे। मेरी लेंथ का जनरल फॉर्मूला क्या बन गया बताओ। 5 लैम्डा बाई 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 2n+1 लैम्डा बाई 4 बोल सकता हूँ कि नहीं? फर्स्ट केस में n कितना है मेरा? 0, यानी फर्स्ट। अच्छा रुको मैं 2n-1 ले लेता हूँ ताकि तुम बिल्कुल बेटा ऑड नंबर सीरीज लिखने के लिए मैं 2n+1 भी ले सकता हूँ, 2n-1 भी ले सकता हूँ। बस तुमको कंफ्यूज ना करने के लिए मैं 2n-1 लैम्डा बाई 4 ले लेता हूँ। तो फर्स्ट केस में जब मैं n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो आई विल गेट लैम्डा बाई 4। फिर मैं n इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो आई विल गेट 3 लैम्डा बाई 4। फिर देन में आई विल पुट n इक्वल टू 3। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अब बच्चों पूरी ईमानदारी से बताओ 1 बाई लैम्डा कितना आएगा? 1 बाई लैम्डा विल बिकम 2n-1 2n-1 अपॉन 4l। क्या यहाँ तक तुम्हें समझ आया? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? t बाई म्यू इंटू 2n-1 बाई लैम्डा 4l। ये बना बेटे? यहाँ तक समझ पाए? तो अच्छे बच्चे कैसे याद करेंगे? अच्छे बच्चे बोलेंगे सर डायग्राम वाइज अप्रोच से समझ आना शुरू हुआ, लेकिन हम आखिरी में ये याद करेंगे समरी के लिए। हमेशा नोट्स को समराइज करना सीखो कि सर दो ही टाइप की बनती हैं, अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, तब फॉर्मूला था n by 2l into speed of the wave, that is t by mu, where v equal to t by mu। लेकिन अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली, तब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया था बेटा बताओ? 2n-1 इंटू बाई 4l इंटू स्पीड ऑफ द वेव। बेटा क्या आप मेरी बात समझ गए? देख लो। बेटा बात आपने समझी? मैं थोड़ा सा हल्का सा जल्दी जल्दी समराइज करता हूँ। हमने ना दो वेव्स को जोड़ना सीखा,
आखिरी में उसके उस स्पेशल केस पे आ गए जब हम उससे किसी ब्रिज को टूटने से बचाते हैं। हम ऐसी लेंथ नहीं चुनते हैं जहाँ पे वो वाली ऑसिलेशन मिले, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली। हमको बेटा देखो ऐसे नहीं बन जाओगे सिविल इंजीनियर। ये जो है ना कि कोई भी लेंथ की ब्रिज नहीं बनती है। हम हमेशा वो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जिस पे ऑसिलेशन होंगी, फिर उस लेंथ को अवॉइड कर देते हैं। देखो हमारे पास 2 फॉर्मूले बने हैं। n इक्वल टू 1 पुट करने पे दोनों का फंडामेंटल आएगा। यहाँ पे भी वही भाषा है। जब तुम फिक्स्ड एट 1 एंड देख रहे हो तो n इक्वल टू 1 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n इक्वल टू मतलब सेकेंड हार्मोनिक्स या फर्स्ट ओवरटोन। बेटा भाषा समझ गए? ये वाली चीज रिपीट तो नहीं करूँ ना कि पहली वाली फंडामेंटल है, फर्स्ट हार्मोनिक है, फिर पहली वाली टोन है, दूसरी वाली फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड हार्मोनिक है, तीसरी वाली थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड ओवरटोन है। बेटा क्या तुम्हें समझ आ गया? मैं लेक्चर क्लोज करूं बेसिक थ्योरी वाला। बेटा प्लीज इस लेक्चर को 2-3 बार देखना जब तक तुम्हें इसमें एससी वर्मा के सारे एग्जाम्पल, जे एडवांस, जे मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना दिखने लगे, स्ट्रिंग वाले केसेस को, तब तक ये चीज पे दोबारा डटे रहना। हाँ बेटा बिल्कुल। अगर आप लोगों ने ये सब लेंथ यूज करना शुरू की तो बेटा क्यों हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, पुल अगले दिन टूट जाते हैं, कोई मतलब नहीं, लेंथ कुछ भी हो वो कुछ भी ले लेते हैं। बेटा लगाते हैं दिमाग, लेकिन एग्जीक्यूशन के समय नहीं लगाते हैं। वो कॉपी पेन पे लगा के शायद फील्ड का दौरा ही नहीं करते हैं। बेटा मैं क्लोज करूं लेक्चर? प्लीज़ इसके नोट्स बना लेना।